एक बार सभी बच्चों का फिर से हमारे चैनल पर अभिनंदन। और जैसा कि अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो, पहले लेसन में आपको हमने बताया कि यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर था उसके अंतर्गत आपको बताएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि हमें बड़ी खुशी फील हुई आप लोगों के कमेंट देख के, और आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। इससे क्या होता है, हमको एक ऊर्जा मिल रही है। इस ऊर्जा का बेनिफिट आपको आगे देखने को मिलेगा। और काफी अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने लाइक भी किया है और कुछ नए बच्चे जुड़े भी हमारे चैनल से हैं। और जो आपके कांटेक्ट में न्यू बच्चे हों उनसे भी इसी तरह कहिए और इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाते रहें। चलो हम बात करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर बताया गया था कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कूलाम का नियम है, दूसरा इधर आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन ने दिया था। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम के अंतर्गत F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर बताया गया था आपको। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर ये बराबर G m1 m2 R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए m1 m2 आपके क्या है, द्रव्यमान है। ये दोनों आपके द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और यहाँ पर जो आपका Q1 और Q2 जो है ये आवेश है, आवेश। तो अब ये जो कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, ये दोनों के बेसिस सिर्फ दो आवेशों और दो द्रव्यमानों के बीच की बात की गई थी, पर इससे थोड़ा आपका स्टैंडर्ड बेस लेके आ गया आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमने बताया था गॉस की प्रमेय। तो ये इस लेसन का टाइटल भी यही है, गॉस की प्रमेय। तो उसके अंतर्गत हम देखने को मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट आपका आवेश पर ही डिपेंड करता है। और ये वाला जो आपका कूलाम का नियम है ये भी आवेश पे डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये सिर्फ द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, पर ये भी आपका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी आपके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें सबकी वैल्यूशन भी अलग थी। इसकी 9 × 10 की पावर हमने 9 बताई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और इसका जो आपका जी का मान दिया गया था वो 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर था। अब यहां पर जैसे ये आपका जो किलोग्राम की बात करते हैं तो ये द्रव्यमान है आपका, और यहां पर जो कूलाम है, कूलाम की बात करेंगे तो यहां पर आवेश आ जाता है आपका। तो इन दोनों से टॉपिक को रिलेटेड रखते हुए आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो हमने क्या बताया, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, सबसे पहले उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल इसका लिख लेते हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है लेसन नंबर 2 से बात करते हैं। देखा, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि चैप्टर नंबर 2 की बात की जाएगी, पर यूनिट आपका फर्स्ट ही है। उसमें हमने आपको आवेश के बारे में बात की है, तो इसमें भी आपको आवेश के बारे में ही बात करने को मिलेगी। वहां पर वैद्युत क्षेत्र देखा गया था, तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र आपका देखा जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक एक कॉन्सेप्ट उसका जो जो हम पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले पहला आपका कॉन्सेप्ट रहेगा इसका घन कोण। घन कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोला जाता है, सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल इसको डिनोटेड बाय करते हैं ओमेगा से, ओमेगा। इसके अंतर्गत क्या पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, इसका एक फार्मूला आपका रहेगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। एक आपका ये फार्मूला रहेगा। दूसरा फार्मूला आपका रहेगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जब एंगल की बात की जाएगी, यहां पर जब घटक आपके बनते हैं तो उसके अंतर्गत आपका बनेगा, तब आएगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा आपका होगा जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये आपके 3 फार्मूले घनकोण के मिलेंगे। अच्छा, घनकोण है क्या? तो घनकोण जैसे इसमें आपका एक कोई गोली चालक हमने पृष्ठ ले लिया, एक गोली चालक पृष्ठ लिया। अब ये पृष्ठ के केंद्र से उसके किसी आंतरिक बिंदु पर
बिंदु O है, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जो इनके बीच में आपका कोण आंतरित होता है, इसी कोण को बोलते हैं घन कोण। तो सूक्ष्म एरिया लिया जाएगा, इसीलिए यहां पर इसको हम DA के नाम से जानते हैं, DA। तो DA मतलब यहां पर सूक्ष्मतम आपका बिंदु लिया जाएगा। ये इतना एरिया, ये पूरा आपका गोला है, पर यहां पर हमने क्या लिया, बहुत छोटा सा एरिया, उसके अंतर्गत इसकी बात की गई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है, और ये आपका हमने क्षेत्रफल लिया है छोटा सा, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो इसके मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर मात्रक इसका होता है स्टेरेडियन, मात्रक इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन के अंतर्गत बात जब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो आपका देखिए ये आया कहां से, सबसे पहले हम बात करते हैं घनकोण की, ये आया कहां से। तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, या हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप समझिएगा अच्छी तरह से। तो इसमें जो आपका घनकोण की बात करते हैं, तो आपको पढ़ाया गया था मूल राशियां। तो मूल राशियां आपकी 7 थी, कितनी थी, 7 मूल राशियां थी। पहला आपका लंबाई था, लंबाई का मात्रक आपको मीटर बताया गया था। दूसरा आपका था समय, समय का मात्रक आपको सेकंड बताया गया था। फिर हम बात करते हैं तीसरा आपका, तो तीसरा का हमने बताया था यहां पर लंबाई, समय, फिर द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान आपका आ जाएगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, मतलब किग्रा, किलोग्राम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया था ताप, तो जो ताप की बात करते हैं तो ताप का हो जाता है केल्विन, केल्विन। अब इसके बाद आपका आता है ताप के बाद वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा की जब बात की जाती है तो वैद्युत धारा का आता है एम्पियर, एम्पियर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत धारा के बाद आपका आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो होता है, इसका क्या होता है, कैंडिला, कैंडिला। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका होता है मोल। देखिए हमने आपको बता रखा है कि जो मूल राशियां होती हैं वो सिर्फ 7 होती हैं, और इन्हीं के अंतर्गत आता है आपका पूरक मूल राशियां, पूरक मूल राशियां। तो पूरक मूल राशियां जो होती हैं आपकी, वो होती हैं 2। कितनी होती हैं, 2। एक होता है आपका कोण, और दूसरा होता है आपका घन कोण। तो ये आपका पता चल गया आपको कि घन कोण और कोण कहां से लिया गया। कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। तो वैद्युत फ्लक्स की जहां पर बात आती है, तो फ्लक्स का मतलब होता है क्या, फैलना या बहाव। तो जब फ्लक्स की बात आती है तो एक काल्पनिक पृष्ठ यहां पर रखा जाता है। तो काल्पनिक पृष्ठ से जो उसके अंतर्गत जो आपके जो फ्लक्स बनाएंगे, उस फ्लक्स के अंदर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी जो माप होती है, उसी को बोलते हैं वैद्युत बल, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसके बारे में आप बात करेंगे, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स आपका देखिए, वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो हमने क्या बताया कि यहां पर कोई आकार नहीं क्लियर है कि यहां पर बंद होना चाहिए, कोई काल्पनिक पृष्ठ हो वो बंद होना चाहिए। तो इनके अंतर्गत जो भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये क्या हो, इसके अंतर्गत जो आ रही हो वो तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं मानी जाती हैं। क्या, वही वैद्युत बल रेखाएं आपकी मानी जाती हैं वैद्युत फ्लक्स का रूप। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, तो यहां पर आपका क्या आ गया, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ई, ये पूरा तुम्हारा सरफेस हो गया ए। अब यहाँ पर सरफेस है, तो यहाँ पर पृष्ठ की बात की गई, तो यहाँ पर सिग्मा भी आ सकता है। हमने बताया था जहां पर पृष्ठ की बात आएगी वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भी लग सकता है। तो पृष्ठीय आवेश की बात करते हैं तो वहां पर सिग्मा आता है आपका। अब इसके अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, हमने क्या बताया कि किसी ऐसे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, ये आपकी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी
काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है, अब इनके अंतर्गत जितनी भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं आएंगी उनकी जो माप होती है उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को हमने क्या बताया, इसको बोल सकते हैं फाई ई से। और इसका भी हमने बताया था कि बहाव होता है, ये आपका लैटिन शब्द से लिया गया है फ्लूस, फ्लूस से। तो ये फ्लक्स जो है वैद्युत फ्लक्स, ये फ्लूस से लिया गया है और लैटिन भाषा से है। अब उसकी बात हम करते हैं तो फाई ई आता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाता है, यहां पर ई आपको दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल ए दिख रहा है। तो उसके अंतर्गत जब बात करेंगे तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए। यहां पर यदि हम सिर्फ इसकी बात करेंगे पूरे संपूर्ण की, और जो संपूर्ण की बात नहीं करते तो डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाता है ई इंटू डी ए। अब यहां पर इंटीग्रेशन भी लग सकता है, यदि संपूर्ण की बात करोगे तो, वो संपूर्ण नहीं है तो आपका इसी तरह रहेगा। फिर इसके बाद यदि इनके बीच में कोई कोण आंतरित हो रहा है, इसके घटक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोण आंतरित हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है इसके समांतर, और ये उसके लंबवत जाने का। यहाँ पर क्या हमने बताया था, यदि कोई क्षैतिज से बात की जाती है तो वहां पर कॉस लगता है, यदि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस लगेगा, यदि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाते तो यहाँ पर साइन लगता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, यहाँ पर डॉट हटा देंगे और कॉस थीटा लगा देंगे। ये आपके इसके 3 फार्मूले आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसके डिफिनेशन पर हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक आपको है इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम बात करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है तो उसमें आपका गॉस थ्योरम रहेगा, और गॉस थ्योरम कैसे उससे कूलाम का नियम निकाला जा सकता है और उसके अनुप्रयोग, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं हम इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमने आपको घनकोण की बात की, घनकोण पे हमने बताया जिसे कोण कहां से आया, तो उसकी बात करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कि गॉस का नियम यूनिट फर्स्ट, उसे रिलेटेड हमने आपको पहला बताया कि घनकोण। तो यहां पर घनकोण की बात करेंगे। घनकोण, तो घनकोण को हमने बताया था इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की बात जब की जाती है तो हमने बताया था यहां पर कोई आपका गोलीय पृष्ठ है। अब जो गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ के केंद्र से उसके क्षेत्रफल खंड के बीच आंतरिक कोण, उसके क्षेत्रफल खंड के बीच आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कोई गोलीय पृष्ठ हो, उसके केंद्र से सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच आंतरिक कोण घनकोण कहलाता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। पर यहां पर हमने क्या घनकोण किया है, बहुत कम है, इसीलिए इसको हमने क्या लिख दिया, टी ओमेगा। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल लिए हैं बहुत छोटा सा, तो छोटा सा क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। और इनके बीच में हमने बताया था यदि रोटेशन की बात, यहाँ पर आपका जो टोटली बात की जाएगी तो इनके बीच में कोण बनेगा थीटा, तो ये आपका बन जाएगा, ये डी ए है तो आपका टी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आपके कंपोनेंट्स मतलब घटक के अकॉर्डिंग आएगा, ये जो अंदर का हमने लाइन ड्रॉ किया है ये आपका। और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पर आपका टी ए वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर सदिश के रूप में आ जाएगा, और इनके बीच में कोण, और ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा जिसको बोलेंगे ई। अब देखिए हमने बताया कि कोई गोलीय पृष्ठ हो और उसके गोलीय पृष्ठ के अल्पतम या अत्यधिक छोटा जो क्षेत्रफल होता है उससे केंद्र पर आंतरिक कोण क्या कहलाता है, घनकोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, पर यहाँ पर आपका क्या है, बहुत कम लिया गया, इसीलिए यहाँ पर डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के अंतर्गत बात करेंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू हमने क्या बताया, डी ए अपान आर स्क्वायर भी होता है, डी ए अपान आर स्क्वायर। अब देखेंगे जो डी ए अपान आर स्क्वायर जो बताया गया आपका, तो आप इसको ये भी कह सकते हो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो उसके यहां पर यहां से यहां तक की दूरी हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल आर रहेगी, जो उसके केंद्र से या उसके क्षेत्रफल और उसके
केंद्र से जो दूरी दी गई है उसके वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक हमने बताया, एक पहला इसका फार्मूला आपका हो गया। दूसरा फार्मूला हमने इसका क्या बताया था, दूसरा फार्मूला आपको हमने बताया कि डी ओमेगा इक्वल टू, जो यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स मतलब घटक के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। एक ये आपको फार्मूला बताएगा। दूसरा हमने बताया जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब बात की जाएगी तो यहां पर आपका आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा, इंटीग्रेशन लगता है संपूर्ण के लिए, ये संपूर्ण के लिए ही इंटीग्रेशन का सिंबल लगता है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी ओमेगा, चाहे ये वाली वैल्यू रख लो चाहे ये वाली, तो ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन उसी पद के संग लगता है जिसके संग तुम्हारा डी लगा होना चाहिए, तो 1/r स्क्वायर हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन डी ए लिख देंगे। इंटीग्रेशन डी ए मतलब यहाँ पर एक गोला है, तो गोले के अंतर्गत यहाँ क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पर आप जो संपूर्ण की बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई, जिसका आप रोल आगे देखेंगे किसमें, गॉस के नियम में या गॉस की थ्योरम में। ये आपका जो हमने बताया इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमने जो आपको बताया वो वैद्युत फ्लक्स बताया। तो वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स का मतलब ही हमने आपको बताया था क्या, फ्लक्स का मतलब होता है प्रसार, फैलाव। यहाँ पर फैलाव भी बोल सकते हो, प्रसार भी बोल सकते हो, या बहाव बोल सकते हो। जिससे यहाँ पर जो है वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि फैलना। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में, जैसे इसके अकॉर्डिंग जब बात करोगे तो देखिए हम इसकी परिभाषा लिखवाएंगे नहीं, आपको समझा रहे हैं, आप हमारे से लिखते रहिए तो इससे आपको अनुभव प्रतीत होता रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका वैद्युत बल रेखाएं हो गई। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी जो माप होती है वही क्या कहलाती है आपकी, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये आपका हो गया ए। ये आपका ए क्या मतलब है, ये पूरा आपका जो जितना हमने सर्फ ये बनाया कि काल्पनिक पृष्ठ, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जितना जिसके संबद्ध मतलब जो भी इसके अंतर्गत आ रही है आपकी वैद्युत बल रेखाएं, उनकी जो माप होती है वो क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो इसकी डिफिनेशन है वो कैसे लिखेंगे आप, किसी वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे संबद्ध वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की माप, वैद्युत बल रेखाओं की माप, वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हमने बताया था फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जहां पर देखिए ई भी दिख रहा है हमको और यहाँ पर आपका ए दिख रहा है, तो दोनों दिखने के नाते यहाँ पर जब हम बहुत छोटा सा यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो बहुत छोटे से एरिया की, तो इनके अंतर्गत एक कोण भी बनेगा, जनरेट होगा। तो कोण जनरेट होने के लिए यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, इनके बीच में कोण जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत छोटे कोण की, जहाँ बहुत छोटे क्षेत्रफल की बात की जा रही है, बहुत छोटे क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, और फिर आ जाएगा कॉस थीटा। आपका एक ये फार्मूला रहता है। यदि हम संपूर्ण यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए जब बात की जाएगी तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू यहाँ पर आपका आ जाएगा डी ए। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, संपूर्ण की बात करते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन। अब संपूर्ण की बात हमने की है तो यहाँ पर संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी फाई ई। अब यहाँ पर डी फाई ई जो आया आपका, तो डी फाई ई की वैल्यू लिख लेते हैं, ई इंटू डी ए। तो ई इंटू डी ए हमने क्या बताया था, आपका हमेशा इंटीग्रेशन उसी पद के संग लगता है जहां पर आपका डी ए हो। तो जहां पर डी हो और डी किसके संग है, ए के संग, तो ई हमने बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन डी ए लगा लिया।
और ये तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा। इसके अंदर जो हम गोली पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गोले के लिए बात की जाएगी। हालांकि गॉसियन पृष्ठ जो आपका है ये संपूर्णतः बंद होना चाहिए, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, इसमें कहीं से आवेश आपका निकले ना। और उसकी आकृति कोई जरूरी नहीं है, इसकी आकृति सममित नहीं होती है, आकृति कैसी भी हो सकती है। इसीलिए देखो हमने बिना आकृति के बनाया है, पर यहाँ हमने बंद कर दिया इसको चारों तरफ से, तो ये बंद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने आकृति बनाई है, इससे भी रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये आपका हो गया। तो हमने जो बात की, जैसे यहाँ पर गोली की बात करेंगे तो गोली के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आर क्या हो गया आपका, वो उसके बीच में त्रिज्या हो गई। तो आप इस तरह भी बोल सकते हो, या यहां पर आप फाई ई बराबर आप कह सकते हो E इंटू ए। जैसा प्रश्न होगा उस हिसाब से यहां पर आपका क्षेत्रफल रख लिया जाएगा। अब ये आपका कंप्लीट हुआ। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एक पहला कंडीशन हमने यहाँ पर लिख रखा है कि आपका टाइम बचे, जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं भी। देखिए वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ अलग से बातें आपको हम बता रहे हैं। नहीं, अब इसके अंतर्गत ये हमने बताया था आपको कि वैद्युत बल रेखाएं, इनको वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इसमें देखिए जो हमने पहला टॉपिक लिया है, तो इसका मतलब होता है जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये हमने क्या रखा है, ये गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ के क्या है, लंबवत जा रही है। कैसे जा रही है, लंबवत जा रही है। जैसे ये गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर इस तरह जा रही है, इस तरह। और इस तरह जाने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कोण कौन सा बनेगा, जब लंबवत जा रही है, जैसे आपका पृष्ठ था उसी हिसाब से ये जा रही है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अंश। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमने इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या बना रखा है, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा। क्या है, E इंटू ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे, तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कितना, थीटा इक्वल टू 0 अंश, तो यहाँ पर जब थीटा इक्वल टू 0 अंश रखोगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू ए और कॉस 0 अंश। कॉस 0 का मान आपको पता ही है, कॉस 0 बराबर आपका क्या होता है, कॉस 0 बराबर 1। तो जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। आपका ये समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसी बेस पे आपके जो गॉस थ्योरम है उसके अनुप्रयोग हम बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझना कोशिश करिएगा। अब जैसे इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने बताया कि लंबवत की बात की गई। अब ये समांतर, समांतर क्या मतलब, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब ये जो आपका है पृष्ठ, तो पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, समांतर उसके होना चाहिए। जब समांतर रखोगे तो यहाँ पर कैसा एंगल बनाना है, 90 एंगल। तो यहाँ पर 90 एंगल बनाने का मतलब क्या है, फिर इसी फार्मूले में मान रखेंगे यहाँ पर, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू ए और cos 90। cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो cos 90 का मान 0 होने के नाते ये सब पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ध्यान रखिएगा ये समांतर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अंश कोण आएगा, 0 हो जाएगा सब पूरा टोटल। अब हम इधर बात करते हैं, तो ना ही आपका लंबवत होना चाहिए और ना ही आपका समांतर होना चाहिए। जब दोनों स्थितियां नहीं आती, ये समांतर के लिए भैया ध्यान रखिएगा, ये लंबवत के लिए है, लंबवत। अब ये ना तो समांतर है ना ही समांतर है और ना ही लंबवत है आपको। तो जब ना ही समांतर हो ना ही लंबवत है, तो इस बात पे जब हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, E इंटू ए कॉस थीटा। क्या बनेगा, E इंटू ए कॉस थीटा। तो आज का जो टॉपिक हमने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं अपने में, और कई बार पूछ लिया जाता है कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताइए। अब इनके हम मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक जो आपका है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स इसका जो है, सबसे पहले इसके हम सूत्र से बात करते हैं। तो हमने बताया फाई इज इक्वल टू होता है आपका E इंटू ए। अब जो सूत्र की बात करते हैं तो फाई इज इक्वल टू E इंटू ए होता है, और E बराबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, F अपॉन क्यू शून्य। और ए तुम्हारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और ये ए क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका
मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब इसी की बात हम करते हैं राशि की बात। तो राशि ये आपको सिर्फ देता है परिमाण, दिशा तो देता नहीं है। अब दिशा से कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं हैं, निकल रही हैं, किस दिशा में जा रही है, कहाँ जा रही है, ये तो कोई क्लियर नहीं। तो जब ये क्लियर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये अदिश राशियां हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं विमा की। तो जो इसकी विमा होती है, तो यहाँ पर न्यूटन की बात करते हैं। तो न्यूटन को हमने बताया, न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर माना जाता है। तो किलोग्राम जो होता है इसका होता है m मतलब मास, मीटर का होता है लेंथ मतलब l, और सेकंड का होता है t। तो t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 की आ जाएगी। इसका मतलब न्यूटन का क्या हो गया, एव l t की पावर -2, और मीटर का l स्क्वायर अपॉन में कूलाम का हमने बताया था कि q = होता है। तो इसका एम्पियर का a हो जाएगा, टाइम का t हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा at। at को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी विमा हो जाएगी m, l की पावर 2 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ है, गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर l की पावर 3 हो जाएगी, t की पावर -2 था पर नीचे एक t है, इसको ऊपर ले जाएंगे a भी माइनस का, तो -3 और a की पावर -1 इनवर्स मतलब बोलते हैं इसको। ये आपका कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। तो आज का जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, तो इस पे आप देखते रहिए वीडियोस हमारे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते रहे और बोर्ड में अच्छी तैयारी होती रहे, जिससे आपकी अच्छी मार्किंग होती रहे। और आज का वीडियो आपका यहीं पर समापन किया जाता है। जय हिंद।